यहाँ मेरे उस्ताद जिससे मेरा 35 साल से ताल्लुक़ रहा है, हालांकि वो लगते 25 साल के हैं, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इज़हार आलम फारूकी साहब को वेलकम करता हूँ। उसके साथ मैडम परवीन साहबा हमेशा लेट आ रही है, उसको भी मैं वेलकम कर रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी। सोराब साहब यहाँ कलवर साहब हैं, उसकी भी मेहरबानी, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं अभी गुजारिश करूँगा डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब को, वाइस प्रेसिडेंट सिंध बार हाई कोर्ट एसोसिएशन को, वो अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। मोहतरम जनाब मसूद नूरानी साहब, मोहतरम जनाब एबी लाशारी साहब, मोहतरम जनाब वहाब बलोच साहब, मोहतरम जनाब आफ्ताब चन्ना साहब और मेरे दीगर अकाबरीन जो स्टेज पे विराजमान हैं, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ दी इंटेलेक्चुअल फोरम्स का कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मुंतखब काबीना है उसके ऑनर में उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और हमें दावत दी, तो वी फील रियली प्राउड। और मेरे से पहले कुछ अकाबरीन ने कुछ थोड़ी बहुत बातें भी कहीं, और मैं समझता हूँ कि बीइंग अ ज़िम्मेदार ऑफिस बैरर एज अ वाइस प्रेसिडेंट, मेरे सदर साहब भी मौजूद हैं, मेरी ऑलमोस्ट काबीना के दूसरे मेरे भाई बहन भी मौजूद हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें उन्होंने नोट की होंगी। और कुछ चीज़ों के मुतल्लिक मैं बताता चलूँ, और अगर सदर साहब मुझे इजाज़त देंगे, सदर साहब अपने ख़िताब के अंदर भी पूरी डेलिब्रेशन करेंगे, मगर मैं ये बताता चलूँ कि जैसे ही हमने हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर की, और एबी लाशारी साहब ने सबसे पहले मेंबरशिप के हवाले से बात की, तो आप जाके देख सकते हैं कि हमने बग़ैर किसी रंग व नस्ल के पिछली दफ़ा अपनी कैबिनेट में हमने ये कहा जिसका क्राइटेरिया फुलफ़िल है, हम ये नहीं देखेंगे कि कौन क्या है, मेंबरशिप उनको अलॉट करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ये कोशिश पूरी थ्रू आउट ईयर रहेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हम लोग बीइंग अ क्रीम ऑफ द सोसाइटी ये बिलीव रखते हैं, जैसे अगर आपने देखा मेजॉरिटी सिविल सर्विस पे भी करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन एक ग्राउंड होता है कि डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद के ऊपर किसी की हक तलफ़ी ना हो। मैं अपनी ज़ाती राय में ये समझता हूँ कि मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया है या मेंबरशिप ग्रांट होना, वो डिस्क्रिमिनेशन के ज़ुमरे में आता है अगर किसी की हक तलफ़ी हो गई, उसको ग्रांट ना हो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें हमने एक सहल सा तरीक़ाकार वाज़े किया है। 15 दिन के अंदर हमने कोई भी एप्लीकेशन आएगी हम उसको रोकेंगे नहीं। 15 दिन के अंदर अंदर एक रिव्यू कमेटी हमने बनाई हुई है, हमारी कैबिनेट के सामने वो मेंबरशिप फॉर्म्स आएंगे, देन एंड देयर उसी में हम डिसाइड करके उनको मेंबरशिप ग्रांट करेंगे। दूसरी बात ये है, एबी लाशारी साहब ने एक और बात कही स्टाइपेंड्स के हवाले से, तो मैं आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से ये बताता चलूँ कि जैसे ही हमारी कैबिनेट ने हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर की, तो फर्स्ट मीटिंग के अंदर में हमने इंट्रोडक्शन के बाद कुछ कमेटीज़ हमने बनाई, सब कमेटीज़ बनाई, और ये मुझे बड़ा फील प्राउड होता है, मुझे और मेरे तमाम बहनों भाइयों का, और हमारे कायदाना सलाहियतों वाले प्रेसिडेंट साहब की मौजूदगी के अंदर हमने 2 कमेटियों का मज़ीद इजाफ़ा किया। पहली तो थी वुमेन हरासमेंट की, और वो हमने उसमें क्रिएट की, और सेकेंडली हमने स्पेशली मेरे पुरज़ोर इसरार पे जो एक सब कमेटी बनाई गई, स्टाइपेंड एंड रिटेनरशिप फॉर यंग लॉयर्स। लाशारी साहब इसको ज़रा नोट कीजिएगा, हमने एक कमेटी स्पेसिफ़िकली बना दी है क्योंकि देरीना ख्वाहिश थी, हमारे जो यंग लॉर्ड थे, हमारा जो यंग ब्लड है हमारे लीगल प्रोफेशन के अंदर आ रहा है, उसके लिए हमने ये ज़रूरत महसूस की कि वो आके यहाँ परेशान ज़बोहाली का शिकार रहता है, उनको प्रॉपर तौर पे ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं होती, फ़ंड्स के इश्यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद जो है ना कहीं है। मैं आपको ये बता दूं क्योंकि मैं ख़ुद प्रोफेसर ऑफ लॉ हूँ, पढ़ाता रहा हूँ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, और काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे फ़ारिकुल तहसील भी हैं,
वो आके अक्सर यही शिकायतें करते थे और बहुत अच्छा हमारा लीगल ब्रेन मैं कहूँगा वो वेस्ट होता है हर साल। मुख्तलिफ़ जगहों पे जॉब्स में चले जाते हैं, कुछ और चले जाते हैं। अगर मैं समझता हूँ उनको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, थोड़ा सा हौसला दे दिया जाए, सपोर्ट कर दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे इस लीगल प्रोफेशन में और जुडिशरी में इनकलाब बर्पा हो सकता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी कमेटी के हमारे लोग हैं वो सिफारिशात देंगे, कमेटी में हम सामने रख के इनको डेलिब्रेशन करने के लिए, ख्वाह हमें सिंध गवर्नमेंट को लिखना पड़ा, फेडरल गवर्नमेंट को लिखना पड़ा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिखना पड़ा, फॉरेन इंटरनेशनल फंडिंग्स वाले हैं उनको लिखना पड़ा, हम ज़रूर लिखेंगे और उनको कहेंगे कि जनाब आप ये करें। क्योंकि मेरी एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर पूरे सिंध के अंदर 400 या 1000 के करीब फारिगुल तहसील स्टूडेंट्स LLB के जॉब के अंदर इंटर्ड होते हैं या वकील बनते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल उसको रिस्पेक्टफुल स्टाइपेंड एक 6 महीने के लिए, साल के लिए ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि वो अपने कदमों पे खड़ा हो सके, कल अपनी जगह पे कहीं जा सके, कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को तो कैरी कर सके। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पे भी हम काम करेंगे। दूसरी बात जो आखिर में इन्होंने कही, एटीट्यूड जजेस का, डेफिनेटली उसकी बड़ी शिकायतें हैं, बड़े मामलात हैं, हिसाब किताब है। डेफिनेटली आप लोगों का वोट मिला हमें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको भी हम टैकल करेंगे। और डेफिनेटली सबसे पहले हमारी जब भी मीटिंग होगी जजेस साहिबान से, कमेटी से और बशमूल चीफ़ जस्टिस साहब के, हम उसके अंदर ये ज़रूर हाईलाइट करेंगे। और यह ना सिर्फ आजकल ये शेवा बनता चला जा रहा है, पता नहीं जजेस को क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों सफोकेशन का शिकार हैं, क्यों ग्रुप बंदियाँ हैं उनके अंदर, ऐसा एटीट्यूड लॉयर्स के साथ क्यों रखते हैं। आज मुझे 25 साल हो गए वकालत करते हुए। शुरू में जब मैं आया तो मैं उस वक्त के जजेस को भी देखता हूँ, बड़ी रिस्पेक्टफुल वे में, हम जूनियर होते थे तो हमें इनकरेज किया जाता था, रोस्टरों पे खड़े होकर हमें असिस्ट किया जाता था। आज ये बच्चे बच्चियाँ अगर लीगल प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं, हम लोग इनको इनकरेज नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कल ये हमारा लाइफ लाइन है, यही हमारा ब्लड लाइन है, हम कहीं और से बाहर से तो लोगों को लेके नहीं आएंगे। आप इन्हीं को इनको हौसला देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो क्या पता आपके इस हौसले सपोर्ट की वजह से कल कोई AK बरोई बने, पीरज़ादा साहब बने। तो मैं समझता हूँ कि एटीट्यूड जो जजेस का एटीट्यूड है वो सही नहीं है। इंशाल्लाह उसको भी हम अपनी काबीना के साथ और प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए करेंगे। और इसमें मैं आखिर में एक चीज़ बताता चलूँ, ख़ासकर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस में हमारा थ्रू आउट ये स्टांस रहा है। जिस ग्रुप से मैं यहाँ पे नॉमिनेट होकर हाई कोर्ट में आया हूँ, हमने हमेशा सिलेक्शन ऑफ द जजेस मेरिट बेस बनाने की कोशिश की है। हमने ये कहा है कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फ्रेम किया जाए जिसके अंदर तमाम चीज़ें 1 बाय 1 करते हुए, ख्वाह वो सीनियरिटी का इशू हो, मेरिट हो, एफिशिएंसी हो, सिंध का कोटा हो, सिंध की लैंग्वेज की बात हो, वो सब के सब उसके अंदर कंसिडर होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि सिंध की नुमाइंदगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, और इस वक्त जो सिंध का हाल हुआ है, मैं समझता हूँ कि बड़ा गौर तलब है। ऐसा नहीं करना चाहिए। 3-4 साल से एक चीफ़ जस्टिस साहब इस वक्त मौजूद हैं, उनको एलिवेट नहीं किया जा रहा। जो भी रीज़न है हमें नहीं पता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर वो सब, आप लोग मेरे से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप लोगों को अंदाज़ा होगा। तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती हो रही है, और हम समझते हैं इन तमाम चीज़ों का हल एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फ्रेम करना है फॉर ऑल टाइम टू कम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये पावर्स मौजूद हैं आर्टिकल 209 के ज़रिए, वो इसके अंदर डेलिब्रेशन करें, रिटायर्ड जजेस से अपनी सिफारिशात मांगें। हम लोग बार एसोसिएशंस बैठी हुई हैं, सिंध बार काउंसिल है, सबसे अपनी सिफारिशात मंगवा के एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फ्रेम किया जाना चाहिए। क्यों नहीं होता? फॉर ऑल टाइम टू कम ये मामला ही सॉल्व हो जाए। कोटा हो, सिंध का कितना है, पंजाब का कितना है, मेरिट बेस कितना होना चाहिए, इस्लामाबाद से कैसे जानी चाहिए, भर्तियां किस तरह करके हों, तो आपका ये तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स होंगी। मैं आखिर में फिर तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ इंटेलेक्चुअल फोरम साहब का, इंटेलेक्चुअल फोरम्स का। इन्होंने हमें ये एक मौका दिया आप लोगों से बातचीत करने का, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों से मज़ीद रब्ता रहेगा, हम लोग कॉन्टेक्ट में रहेंगे। जो आप लोगों की सिफारिशात हैं हमें गाइड करते रहिएगा, हम मज़ीद आप लोगों से मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।